नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्रातः दिल्ली विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान CC का हार्दिक धन्यवाद करती हुई आज भगवद गीता एवं चरित्र निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी, जो बहुत ही समसामयिक विषय है और बहुत ही उपयोगी विषय है। आइए देखते हैं इस विषय पर हम किस प्रकार से दृष्टिपात कर सकते हैं। गीता का महात्म्य आप सबको विदित है। कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। कि गीता को सुगीत करना चाहिए, अपने हृदय में हृदयंगम करना चाहिए। और शास्त्रों के विस्तार से हमें क्या लाभ है? जो गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकली है, तो उसका ईश्वरत्व, उसका पावनत्व और उसका त्रिकालातीतत्व सब कुछ स्पष्ट हो जाता है जब हम गीता के इस महात्म्य की बात करते हैं। भगवद गीता वह त्रिकालातीत ग्रंथ है, वह अजस्र ग्रंथ है, वह अनघ ग्रंथ है, वह अनमोल ग्रंथ है, जिसका किसी भी प्रकार से उसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। वह भूत को वर्तमान से जोड़ती हुई भविष्य की तरफ अग्रसर करती है और भविष्य की ओर अग्रसर करती हुई मानव के जीवन की जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनके हेतु एक मुख्य समाधान प्रस्तुत करती है, निवारण प्रस्तुत करती है और उस सभी प्रकार के उन समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करती हुई मनुष्य के जीवन को अच्छी प्रकार से किस प्रकार जिया जा सकता है, व्यवहार, आचार और क्रियाओं के द्वारा कैसे मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, सभी प्रकार की समस्याओं से विमुक्त किया जा सकता है, इस विषय में भगवद गीता हमें विशेष उपदेश देती है। और उपदेश देने के साथ साथ वह व्यवहार भी सिखाती है, आचार भी सिखाती है और धर्म, कर्म, ज्ञान सभी तत्वों को सिखाती हुई हमें अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो भगवद गीता तो वह ग्रंथ है जो आज के युग में, और मैं कहना चाहूँगी आज के युवाओं के लिए, आज के मध्यम आयु वाले लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए, छोटे बालकों के लिए, अत्यंत वृद्धों के लिए, प्रत्येक के लिए गीता विशिष्ट महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आयु, काल, देश की सीमाओं से अतीत है, उनसे परे है। वो कोई भी सीमा उस पर हावी नहीं हो सकती। जितनी उपयोगिता उनकी महाभारत के युग में थी, उससे कहीं अधिक उपयोगिता हमें आज के युग में भगवद गीता की नज़र आ रही है। और भगवद गीता की उपादेयता, उपयोगिता और इनका त्रिकालातीत होना हमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह वह परम पुनीत ग्रंथ है जिसका जितना अधिक पारायण किया जाए, जितना अधिक गहन देखा जाए, उतना ही अधिक विशिष्ट सिद्धांत हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। और न केवल विशिष्ट सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, उन सिद्धांतों को हम जीवन में क्रियान्वित कैसे कर सकते हैं, ये भी भगवद गीता हमें सिखाती है। ये केवल धर्म, कर्म, ज्ञान इत्यादि की बात नहीं करती, अपितु व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचार कैसा होना चाहिए, उसके कार्य कैसे होने चाहिए, उसे अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है और उसके परिवार, देश, जाति, विश्व के प्रति, जो समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनका पालन कैसे करना है, यह भगवद गीता हमें सम्यक रूप से हमें उपदिष्ट करती है। और इसी आचार व्यवहार से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। और भगवद गीता किसी भी मनुष्य के चरित्र के निर्माण में, चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, चरित्र के निर्माण में भगवद गीता का एक विशेष महत्व है, एक विशेष उपादेयता है। और आज हम उसी विषय को लेकर अपनी बात को रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको चरित्र की परिभाषा बताना चाहूँगी कि चरित्र किसे कहते हैं। जीवन में चरित्र का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की एक बहुमूल्य देन है। और कहा भी गया है, बड़ो भाग्य मानुष तन पाया। अब मानुष तन पा तो लिया है, उसमें अच्छाइयाँ भी आनी चाहिए, उसमें अच्छी बातें भी आनी चाहिए, अच्छा आचार व्यवहार भी होना चाहिए और एक नियमावली होनी चाहिए और एक बहुत अच्छा आचरण करने की रुचि भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें
चरित्र के अंतर्गत समाहित होती हैं। तो जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है। आपने यदि पढ़ा होगा, इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। यदि व्यक्ति का कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो उसके जीवन से सभी महत्वपूर्ण उपादेयत्व, सारे तत्व समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि देश में, समाज में, घर में, हर जगह उसका तिरस्कार होने लगता है। तो चरित्र का तो एक विशेष महत्व है और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में चरित्र का एक विशिष्ट स्थान है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी, उसका पूरा व्यक्तित्व उसके चरित्र से झलकता है और उसका चरित्र उसके चेहरे से झलकता है कि वो कितना ज्ञानवान है, कितना विनम्र है, कितना अधिक आगे बढ़ाकर ले जाने वाला है, कितने प्रेरकदायक तत्वों से युक्त है। यह उसके चरित्र के गुण प्रत्येक व्यक्ति के उसके चेहरे से स्पष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति कितना ही लाग लपेट कर ले, कितना ही छुपा ले, लेकिन चरित्र उसके व्यक्तित्व से, उसके हाव भाव से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि वास्तविक रूप में चरित्र क्या है? व्यक्ति के गुणों, उसकी नैतिक मूल्य और उसके व्यवहार से है। क्या क्या उसमें गुण हैं, क्या क्या उसमें नैतिक मूल्य हैं और क्या क्या उसका व्यवहार है। उसके व्यवहार में विनम्रता है कि नहीं, उसके आचरण में किसी को सुनने की शक्ति है कि नहीं, उसके आचरण में बड़ों का अभिवादन करने की, बड़ों की बात सुनने की, बड़ों का आदर करने की शक्ति है कि नहीं। ये सारे गुण, जितने भी नैतिक गुण हैं और जितने भी व्यक्ति के गुण हैं, ये सारे के सारे उसको चरित्र में समाहित होते हैं। और चरित्र एक ऐसी वस्तु है जिससे व्यक्ति के सभी, एक ऐसे नैतिक और मनुष्य के गुणों का समुच्चय है जो उसके व्यवहार, दृष्टिकोण और उसके कार्यों में परिलक्षित होता है। व्यक्ति चरित्रवान होगा तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसका दृष्टिकोण भी अच्छा होगा, बहुत सकारात्मक होगा, बहुत अच्छी बातें सीखने की दृष्टि रखता होगा, बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला होगा और साथ ही साथ न केवल प्रेरणा देगा, उन कार्यों में भी सहयोग देगा जो अच्छे कार्य होंगे। तो अच्छे कार्यों में लगना, अच्छा व्यवहार रखना, अच्छा दृष्टिकोण रखना, ये चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। चरित्र की परिभाषा एक विशेष रूप से करना या एक छोटे रूप में करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो एक बहुत बृहद संकल्पना है, एक बहुत बृहद आयाम है जिसमें व्यक्ति की एक संपूर्ण पर्सनैलिटी उसमें समाहित हो जाती है। तो जहाँ हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं या जहाँ हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, वहाँ व्यक्ति के आंतरिक गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। बाह्य गुण तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके आंतरिक गुण जो वास्तव में उसकी पर्सनैलिटी से झलकते हैं, वह बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि व्यक्ति यदि विनम्र नहीं है, दूसरों की बात को सुनता नहीं है, दूसरों की बात का मजाक उड़ाता है, तो वह एक तरह से उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है और उसका व्यवहार भी अच्छी कोटियों में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि हमारी संस्कृति तो हमेशा विनम्रता का ही संदेश देती है, विनम्रता को ही महत्वपूर्ण देती है। और कहा भी जाता है कि फलवान वृक्ष ही झुकते हैं। तो जिसमें जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वो विनम्र होता है। विद्या ददाति विनम्रम, विद्या ददाति पात्रताम, उस तरह की बातों से हम आगे बढ़ते हैं। और चरित्र की हम और बात करें तो वर्तमान समय में चरित्र निर्माण बहुत अधिक अनिवार्य है। क्योंकि यदि छोटी उम्र में ही हम बालकों को चरित्र की शिक्षा देंगे, उनको अच्छा व्यवहार सिखाएंगे और अच्छी प्रकार से उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तो शायद एक अच्छे युवक, बहुत आचारवान युवक, एक संस्कारी युवक और एक बहुत संस्कारी युवा शक्ति हमारे लिए तैयार हो सकती है। तो आरंभिक शिक्षा के समय ही बच्चों को चरित्र की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, और एक मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगी कि संस्कार वाहिनी हमारे देश में यह कार्य करती है कि प्रारंभ से ही बालकों को संस्कारों की शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार देती है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छे संस्कार और चरित्र की शिक्षा व्यक्ति को घर में दी जा सकती है। माता ही प्रथमो गुरु, माता ही प्रथम गुरु है।
वह बच्चे को पूरे संस्कार और चरित्र की शिक्षा दे सकती है। और लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि बच्चे को उसी प्रकार का परिवेश मिले, उसी प्रकार का वातावरण मिले, उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर मिले, ताकि वो उसी चरित्रवान एटमॉस्फेयर में आगे बढ़कर एक संस्कारी युवक बने, देश प्रेम रखने वाला युवक बने और विश्व में अपना नाम कमाने वाला युवक बने। तो चरित्र हमारे लिए एक बहुत बड़े आधार स्तंभ का कार्य करता है। यह एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। जब एक बालक की शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है, वहीं से उसके संस्कार, उसके आचार और व्यवहार भी आरंभ होते हैं। यदि वो जरा सा भी अपनी लीक से हटता है, मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि उसको कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें और उसको अच्छी शिक्षा दें। और लेकिन उस सब के लिए ये भी होना ज़रूरी है कि जो भी मॉरल और एथिकल क्वालिटीज़ उसको दी जाएं, वो सारी मॉरल और एथिकल क्वालिटीज़ माता पिता में भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। और अधिकतर माता पिता मॉरल क्वालिटीज़ अपने बच्चों को दे पाते हैं, क्योंकि वो जैसा आचरण करते हैं आगे संतान उसी प्रकार से आचरण करती है। यदि संतान देख रही है कि मेरे माता पिता हमारे घर के बुज़ुर्गों का आदर कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, पल पल पर उनका ध्यान रख रहे हैं, तो वो भी वही सीखते हैं। यदि वो देख रहे हैं कि वो विनम्रता से बात कर रहे हैं, तो वो भी वही सीखते हैं। यदि वो देखते हैं कि स्कूल में टीचर सब बच्चों से समभाव से चल रही है, बहुत पोलाइटनेस से चल रही है, विनम्रता से चल रही है, तो वो भी वही सीखते हैं। तो बच्चा तो एक कच्चे घड़े की भांति होता है, उसको हम जो सिखाएंगे वो सीखता है। तो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार और अच्छे चरित्र की शिक्षा आरंभ से ही छात्रों को, विद्यार्थियों को, बालकों को, बालिकाओं को मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो जो ही आरंभिक शिक्षा आरंभ की जाए, तो मेरा ये मानना है कि उसको चरित्र की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा साथ में देनी शुरू की जाए। और ये पाठ्यक्रम में भी मॉरल एजुकेशन और चरित्र संबंधी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बच्चे खेल खेल में ही उन सब अच्छी बातों को सीख ले, जिससे आगे उनको बहुत लाभ होने वाला है। तो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़, मॉरल और एथिकल क्वालिटीज़ हमारे चरित्र के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। और हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बहुमूल्य धरोहर विद्यमान है। और एक अजस्र गंगा ऐसी बह रही है कि जिसमें हम जितना अवगाहन कर लें, उतने अधिक तत्व हमें प्राप्त होते जाते हैं। जितनी बार अवगाहन करते हैं, नए तत्व हमें प्राप्त होते हैं, एक नए आयाम हमें प्राप्त होते हैं, नई संकल्पनाएं, नए कॉन्सेप्ट सारे हमें प्राप्त होते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला प्रवाह है। और भारतीय ज्ञान परंपरा वह प्रवाह है जो हमें अपने बालकों को, अपने विद्यार्थियों को जरूर उनको अवगत कराना है, उनको पहुंचाना है, उन तक वो धरोहर पहुंचानी है, कि ताकि वो अपनी धरोहर को समझें, विदेशों की चकाचौंध से दूर रहें, अपनी धरोहर को समझें और अपनी इस धरोहर की रक्षा करते हुए उसको और आगे बढ़ाएं। जितनी है तो है, उसको और आगे बढ़ाना भी हमारी युवा पीढ़ी का, हमारे बालकों का, हमारे विद्यार्थियों का और हमारे शोधार्थियों के लिए ये बहुत अधिक अनिवार्य है। अब तो शोध की प्रक्रिया आपके यूजी में ही शुरू हो गई है, अंडर ग्रेजुएशन में ही शुरू हो गई है, 4th ईयर में। तो सबके लिए अनिवार्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझें, उसको समझें, सोचें, उस पर शोध कार्य करें और उसको शोध कार्य को वर्तमान समय से जोड़कर आगे अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू से कहती है, गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वया, कि गुण ही पूजा स्थान है गुणियों में, न तो लिंग और न वय, न ही लिंग भेद है, न आयु भेद है, बल्कि गुण ही पूजा स्थान है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा, अपने देश में पूजा किया जाता है राजा की, लेकिन विद्वान की तो सभी जगह पूजा की जाती है। आप देखते हैं कि आपके वैज्ञानिक, आपके साइंटिस्ट सभी देशों में जाकर कितना नाम कमा रहे हैं, किस प्रकार से स्पेस में जाकर अपनी सारी उपयोगिता को, अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। किसी भी क्षेत्र का
पारंगत व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, उसकी सर्वत्र पूजा होती है, क्योंकि वो अपना स्थान खुद बनाता है। उसके गुण और उसकी क्वालिटीज़ वहाँ उसका स्थान बनाते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम, तो असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम बार बार प्रार्थना भगवान से क्या करते हैं, असतो माँ सद्गमय, हमें असत से सत की तरफ ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो। और बार बार शिक्षा दी जाती है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात माँ प्रमदः। शिक्षावली में शिक्षा क्या दी, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, कार्य करो, लेकिन अपने स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। प्रमाद मतलब आलस, स्वाध्याय से आलस मत करो। सेल्फ स्टडी तुमने जितनी करनी है उतनी सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी करते करते आगे चलते चलते अपनी बात को बहुत आगे बढ़ाओ। ज्ञान की जो परंपरा है, ज्ञान का जो प्रवाह है, जो आपको मिला है उसको आगे बढ़ाना आपका काम है। और हमारी ज्ञान परंपरा क्या कहती रही है, चरे वेती, निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। ज्ञान का जो दीपक जला है उस दीपक को और आगे जलाते रहो, और उस एक दीप से असंख्य दीप जलाओ, ज्ञान की वह ज्योति फैलाओ कि संपूर्ण विश्व में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी चकाचौंध से सबको अचंभित कर दे, सबको इतना अधिक आकर्षित कर दे। वैसे ही सब कहते हैं कि भारत में बहुत ज्ञान परंपरा है, एक अजस्र प्रवाह है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारा दर्शन, हमारी समस्त साहित्य, सभी भाषाओं का साहित्य और भाषाओं में निबद्ध सभी अच्छी बातें, इतना अधिक ज्ञान परंपरा हमारे पास है। और उसी ज्ञान परंपरा में भगवद गीता हमारे लिए एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होती है, जो बार बार हमें प्रेरित करती है। और क्या हमारी प्राचीन ग्रंथ कहते थे, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात माँ प्रमदा। और यही बात विद्यार्थियों को अपने मन में एक घर कर लेनी है, बहुत माननी है कि स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना, सेल्फ स्टडी को नहीं छोड़ना। सेल्फ स्टडी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उसके आधारभूत तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार अध्ययन करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो चाहे हम गोपद ब्राह्मण की बात करें, चाहे हम आपस्तंभ धर्म सूत्र की बात करें, चाहे हम वेदों की बात करें, चाहे हम जातक कथाओं की बात करें, किसी भी स्थिति में हमारी ज्ञान परंपरा चरित्र निर्माण के प्रति अत्यधिक जोर देती है। क्यों जोर देती है कि एक आदर्श बना लिया गया चरित्र निर्माण के लिए, कि चरित्र निर्माण के ये पैरामीटर्स हैं। हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा आचरण करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने कार्य करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए हमने किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। हम बार बार सकारात्मक सोच रखते हैं, वयम स्याम पतयो रयिणाम, हम बहुत बड़े संपत्तियों के स्वामी बने, लेकिन हमने किसी का भी बुरा नहीं सोचना, हमने सबको साथ लेकर चलना है। यदि हमारे पास धन है तो हम औरों को भी प्रेरित करें कि आप धन कमाएं, कर्तव्य करें, कर्म करें, निष्क्रिय ना बन के बैठ जाएं और आगे बढ़ते रहें। यही भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण के प्रमुख तत्वों के रूप में स्पष्ट की गई है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण के कुछ कुछ आदर्श भी निकाले हैं। ऐश्वर्य विभूषणम सुजनता, सुजनता वहाँ सबसे बड़ा चरित्र निर्माण में तत्व है। सौजन्य, सौम्यता, विनम्रता, एक सज्जन होना बहुत अधिक अनिवार्य है। शौर्य तो होना ही चाहिए, शील भी होना चाहिए, मर्यादा भी होनी चाहिए, सुजनता भी होनी चाहिए, और अक्रोध, क्रोध की कमी होनी चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा व्यक्ति का शत्रु है। क्षमा, उसकी चंचलहीनता, और ये सब बातें व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाती हैं और चरित्र निर्माण में बहुत सहायता करती हैं। यदि व्यक्ति क्षमाशील होता है, सच्चरित्र होता है, सुसंस्कृत होता है, तो उसका चरित्र स्वयं एवं आचरणीय बन जाता है। और वेदों में भी बार बार चरित्र निर्माण पर बल दिया गया।
वहाँ बार बार कहा गया कि एक अच्छा व्यक्ति होगा, सुशील व्यक्ति होगा और बहुत अधिक सुयोग्य होगा, तो वह बहुत अधिक शांति और भक्ति से युक्त होगा, और भक्ति से युक्त होगा तो वह सभी प्रकार की बुराइयों से रहित हो जाएगा। तो इस प्रकार के आदर्श भगवत गीता में वाल्मीकि रामायण एक बहुत बड़ा आदर्श है चरित्र निर्माण के लिए, और हमारा एक आदर्श ग्रंथ है। और आज तो हम वास्तव में वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, तो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि जी को परम प्रणाम करते हुए, बहुत अधिक आदर देते हुए, हम वाल्मीकि रामायण के उन तत्वों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जहां एक आदर्श समाज था, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, जिसमें चरित्र की खान हमारे सामने स्पष्ट होती है। और ऐसे चरित्र का निर्माण, जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं, उन संस्कारों को आगे लेकर बढ़ना है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो और भी सगे संबंधी हों, सभी आदर्शों को लेकर आगे बढ़ना है। और यही चरित्रों की उत्कृष्टता, संस्कारों की उत्कृष्टता और आदर्श चरित्रों की उत्कृष्टता हमें वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से प्राप्त होती है। और तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नमन करते हैं और उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। सब प्रकार की मर्यादाओं से युक्त थे, पुरुषों में उत्तम थे, और उनका चरित्र हम सब के लिए आचरणीय है। तो अच्छे चरित्र सबके लिए आचरणीय होते हैं, ये बात हम अवश्य ध्यान में रखें। और हमारी पूरी ज्ञान परंपरा, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, सब में चारित्रिक रूप का एक उत्कृष्ट रूप हमें वाल्मीकि रामायण में, चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे वो उर्मिला के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मण के रूप में हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो बाली सुग्रीव के रूप में हो, हर हनुमान जी के रूप में हो, वहाँ हमें चरित्र का एक उत्कृष्ट रूप हमें प्राप्त होता है। ऐसी स्वामी भक्ति जो अपने चरम उत्कृष्ट पर थी, ऐसी अपने पूज्य के प्रति विशेष आदर, वे उनके कार्यों को करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, ये जैसा कर सकते थे वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। और एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी और सभी प्रकार से आदर्शों का एक संपूर्ण चित्र हमें, और चरित्रों की एक उत्कृष्टता हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होती है। और इसी प्रकार सभी तत्व, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें चरित्र निर्माण में सहायक प्रतीत होते हैं। और इसके अतिरिक्त महाभारत में भी हमें चरित्र निर्माण के, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी अलौकिकता, उसकी प्रजा की उत्कृष्टता और किसी भी प्रकार की संस्कृति की उत्कृष्टता तभी प्राप्त हो सकती है जब चरित्रों की उत्कृष्टता बहुत अच्छे रूप में प्राप्त हो। और दर्शन में भी बार बार उपनिषदों के माध्यम से, दार्शनिक ग्रंथों के माध्यम से, दर्शन ग्रंथों के माध्यम से बहुत अच्छे रूप में चरित्र को आगे बढ़ाने की शक्ति दी गई है, और एक सकारात्मक रूप से अपने चरित्र को उभारने की प्रेरणा भारतीय ज्ञान परंपरा में मिली है। तो पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक अखंडता चरित्र निर्माण पर आधारित है, चरित्र निर्माण को बहुत अधिक प्रमोट करती है और चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल देती है। तो चरित्र निर्माण हम मानव के जीवन में अत्यंत उपयोगी है, और उसकी विशिष्ट अवधारणाओं को हम ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करेंगे। धन्यवाद।